5 अगस्त 1914 की रात जर्मन सेना की टुकड़ियां अंधेरे का फायदा उठाकर बेल्जियम के एक शांत शहर लीज में घुसती हैं। उन्हें लगा था कि एक आसान जीत होगी, शायद कुछ घंटों की बात। लेकिन उनका सामना होता है जबरदस्त जवाबी हमले से। शहर के किलों से बेल्जियम के सैनिक जमकर लड़ते हैं और जर्मनों को अपनी सबसे भारी तोपों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, ऐसी तोपें जो कंक्रीट की मोटी दीवारों को भी चकनाचूर कर सकती थीं। और फिर भी पहला किला गिराने में उन्हें 13 अगस्त तक का समय लग गया। कुछ ही दिनों में पूरा शहर उनके कब्जे में तो आ गया, लेकिन ये पहले विश्व युद्ध की पहली बड़ी लड़ाइयों में से एक बन गई। एक ऐसी भयानक लड़ाई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक शहर पर हमले की कहानी नहीं है, ये उस भयानक संघर्ष की शुरुआत थी जिसने एक पूरे युग का अंत कर दिया। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया इस मोड़ पर पहुंची कैसे। 1914 में दुनिया दिखती कैसी थी, वो कौन सी गहरी दरारें थीं जो पहले से मौजूद थीं, और आखिर वो चिंगारी क्या थी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। चलिए इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो 1914 की दुनिया में चलते हैं। उस वक्त दुनिया का मतलब था यूरोप। ज्यादातर बड़ी ताकतें वहीं थीं। आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से दुनिया पर उन्हीं का दबदबा था। हाँ, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ये सब औद्योगिक पावर हाउस थे। कोयले के उत्पादन में तो ब्रिटेन सबसे आगे था, लेकिन स्टील बनाने में जर्मनी उसे कड़ी टक्कर दे रहा था। और सिर्फ यही नहीं, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी भी इस दौड़ में शामिल थे। रूस भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था, हालांकि वो अभी भी बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा पिछड़ा हुआ था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि यूरोप के बाहर जापान एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा था। बिल्कुल। 1905 में रूस जैसी बड़ी ताकत को हराकर उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यानी एक तरफ पुरानी स्थापित ताकतें और दूसरी तरफ नई महत्वाकांक्षी ताकतें। और इन देशों के अंदर भी सब कुछ एक जैसा नहीं था। इनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क था, है ना? बहुत ज्यादा। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे, जहां लोकतांत्रिक सरकारें थीं, वहां संसद थी, चुनाव होते थे, लोगों की आवाज का कुछ महत्व था। और दूसरी तरफ जर्मनी था, जहां एक चुनी हुई संसद तो थी, जिसे राइक्सटाग कहते थे, लेकिन असली ताकत सम्राट यानी कैसर और उसके चांसलर के हाथ में थी। अच्छा। और अगर हम ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस की बात करें तो वहां तो सम्राटों का लगभग निरंकुश शासन था। संसद अगर थी भी तो सिर्फ नाम के लिए। तो माहौल में पहले से ही एक तरह का तनाव था, और इसी बीच इन यूरोपीय शक्तियों ने पूरी दुनिया पर कब्जा करने की एक होड़ शुरू कर दी। हाँ, जिसे हम स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका या अफ्रीका के लिए हाथापाई के नाम से जानते हैं। मकसद था नए बाजार, कच्चा माल और अपनी ताकत का प्रदर्शन। सही कहा। और ये सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं था। चीन में भी ये सभी ताकतें अपने अपने हिस्से के लिए लड़ रही थीं। इस साम्राज्यवाद की दौड़ ने इन देशों के बीच की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। हर किसी को लगता था कि अगर वो पीछे रह गए तो हमेशा के लिए कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसी डर ने यूरोप को एक बारूद के ढेर में बदल दिया था। और जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो तो देश अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? वो दोस्त बनाते हैं, गुट बनाते हैं। क्या उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हो रहा था? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। पूरा यूरोप दो बड़े सैन्य गुटों में बट गया था। 2 गुटों में? जी। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। ये 1882 में बनी थी। और दूसरी तरफ थी ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। लेकिन ब्रिटेन तो हमेशा शानदार अलगाव यानी स्प्लेंडेड आइसोलेशन की नीति अपनाता था। वो यूरोपीय झगड़ों से दूर रहता था। फिर वो इस गुट में कैसे शामिल हो गया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ब्रिटेन को इसमें शामिल होना पड़ा और उसकी वजह थी जर्मनी। जर्मनी? हाँ, देखिए, फ्रांस और रूस तो पहले से ही दोस्त थे, क्योंकि दोनों को जर्मनी से खतरा था। फ्रांस अपनी 1871 की हार का बदला लेना चाहता था। रूस को बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया हंगरी से खतरा महसूस होता था, जिसे जर्मनी का समर्थन था। ठीक है। लेकिन जब जर्मनी ने एडमिरल टिरपिट्ज के नेतृत्व में अपनी नौसेना को ब्रिटेन की शाही नौसेना के बराबर बनाने का फैसला किया, हाँ, तो ब्रिटेन को लगा कि ये उसकी समुद्री बादशाहत को सीधी चुनौती है। मतलब जर्मनी की बढ़ती ताकत ने पुराने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। बिल्कुल। ब्रिटेन को लगा कि अब अकेले रहना खतरनाक है, इसलिए उसने 1904 में फ्रांस के साथ एक समझौता किया, जिसे एंटेंट कोरियल कहते हैं। ये एक तरह का दोस्ताना समझौता था
कोई पक्का सैन्य गठबंधन नहीं। सही। और फिर 1907 में उसने रूस के साथ भी ऐसा ही समझौता कर लिया। इस तरह ट्रिपल एंटेंट अस्तित्व में आया। अब यूरोप दो सशस्त्र खेमों में बंट चुका था जो एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। तो अब मंच तैयार था, दो दुश्मन गुट, हथियारों की होड़ और हर तरफ अविश्वास। लेकिन युद्ध तो फिर भी अचानक शुरू नहीं हुआ। जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, इससे पहले कई छोटे छोटे संकट आए जिन्होंने इस बारूद के ढेर में चिंगारियां फेंकने का काम किया। हाँ, ये संकट एक तरह के ड्रेस रिहर्सल थे। पहला बड़ा संकट 1905-06 में मोरक्को को लेकर हुआ। मोरक्को? जी, फ्रांस मोरक्को पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। जर्मनी ने सोचा कि यह ब्रिटेन और फ्रांस की नई नई दोस्ती को परखने का अच्छा मौका है। उन्होंने मोरक्को की आज़ादी का समर्थन किया। उन्हें लगा कि शायद ही ब्रिटेन फ्रांस का साथ देगा। लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया ना? पूरी तरह से। ब्रिटेन ने फ्रांस का खुलकर साथ दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जर्मनी अकेला पड़ गया और उसे पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ एक पैटर्न बनना शुरू हो गया था। हाँ, कि जर्मनी जब भी इस एंटेंट को तोड़ने की कोशिश करता, वो दोनों और करीब आ जाते। मतलब जर्मनी की कूटनीति का असर उल्टा हो रहा था। तो मोरक्को में जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी। क्या उन्होंने इससे कोई सबक सीखा या तनाव कहीं और भड़क उठा? तनाव बस अपनी जगह बदल रहा था। 1908 में बाल्कन क्षेत्र में एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना के 2 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इससे सर्बिया आग बबूला हो गया होगा। बिल्कुल। सर्बिया एक बड़ा स्लाव राष्ट्र बनाना चाहता था और बोस्निया में बहुत बड़ी संख्या में सर्ब लोग रहते थे। और सर्बिया को रूस का समर्थन हासिल था, जो खुद को सभी स्लाव लोगों का रक्षक मानता था। जी, रूस ने सर्बिया का साथ दिया और मामला लगभग युद्ध तक पहुंच गया। लेकिन फिर जर्मनी पूरी ताकत से ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे खड़ा हो गया। और रूस उस वक्त एक और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। नहीं। 1905 में जापान से मिली हार से वो उभर ही रहा था, इसलिए उसे चुपचाप पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस घटना ने सर्बियाई राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया। और ऑस्ट्रिया हंगरी को अब ये डर सताने लगा था कि सर्बिया उसके साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हाँ, जो कभी भी विद्रोह भड़का सकता है। तो पहले मोरक्को, फिर बोस्निया, मामला यही नहीं रुका होगा? नहीं, 1911 में जर्मनी ने एक बार फिर मोरक्को में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इसे अगादीर संकट कहते हैं। अगादीर संकट? हाँ, उन्होंने अपनी एक घन बोट, वो पैंथर, अगादीर बंदरगाह भेज दी। संदेश साफ था, मोरक्को के भविष्य का फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा। और ब्रिटेन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? ब्रिटेन ने इस बार और भी ज्यादा सख्ती दिखाई। उन्होंने साफ कह दिया कि वो जर्मनी को अटलांटिक में एक नौसैनिक अड्डा बनाने की इजाजत नहीं देंगे। तो जर्मनी को एक बार फिर शर्मिंदा होकर पीछे हटना पड़ा। हाँ, और इन संकटों का नतीजा ये हुआ कि जर्मनी और ज्यादा अलग थलग महसूस करने लगा और ब्रिटेन जर्मनी के बीच नौसैनिक होड़ और तेज हो गई। और फिर आए बाल्कन युद्ध 1912-13 में। ये शायद आखिरी कील साबित हुए। आप कह सकते हैं। पहले युद्ध में बाल्कन देशों सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया ने मिलकर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को यूरोप से लगभग खदेड़ ही दिया। लेकिन जीत के बाद वो जीते हुए इलाकों के बंटवारे को लेकर आपस में ही लड़ने लगे। सही। और दूसरे बाल्कन युद्ध में सर्बिया और मजबूत होकर उभरा। उसका आकार लगभग 2 गुना हो गया और उसकी सेना आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अब सर्बिया को कुचलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये सब सुनना थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये सारे देश नींद में चल रहे थे और सीधे एक खाई की तरफ बढ़ रहे थे और कोई उन्हें जगा नहीं पा रहा था। और फिर वो घटना हुई जिसने सबको उस खाई में धकेल दिया। 28 जून 1914, साराजेवो। हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के वारिस आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का बोस्निया की राजधानी साराजेवो में कत्ल कर दिया गया। हत्या करने वाला गैवरिलो प्रिंसिप एक सर्बियाई राष्ट्रवादी था। और ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए ये वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। उन्हें सर्बिया को हमेशा के लिए सबक सिखाने का एक बहाना मिल गया। लेकिन अकेले सर्बिया पर हमला करने में रूस के दखल का खतरा था, तो उन्होंने जर्मनी से मदद मांगी। और जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय ने उन्हें वो दिया जिसे इतिहास में ब्लैंक चेक कहा जाता है। ब्लैंक चेक मतलब बिना किसी शर्त के पूरे समर्थन का वादा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया जो भी फैसला करेगा, जर्मनी उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जर्मनी ऐसा क्यों किया? उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये एक विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
शायद उन्हें लगा कि रूस इस बार भी पीछे हट जाएगा, जैसा कि बोस्निया संकट में हुआ था। या शायद उन्हें लगा कि अगर युद्ध होना ही है तो यही सबसे अच्छा समय है। क्योंकि रूस की सेना अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। हाँ, जर्मनी के इस ब्लैंक चेक ने ऑस्ट्रिया को सर्बिया के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा अल्टीमेटम जारी करने का हौसला दिया। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसे मानना नामुमकिन था। ये जानबूझकर किया गया था ताकि सर्बिया इसे ठुकरा दे। बिल्कुल, और ऑस्ट्रिया को हमला करने का बहाना मिल जाए। और जब सर्बिया ने सारी शर्तें नहीं मानी तो डोमिनो गिरने लगे। 28 जुलाई ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके जवाब में रूस ने अपनी सेना को लामबंद करना शुरू कर दिया और यहीं से मामला हाथ से निकल गया। रूस की लामबंदी जर्मनी के लिए एक सीधी चुनौती थी। जी, 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। 3 अगस्त को उसने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि फ्रांस और रूस सहयोगी थे। और 4 अगस्त को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने अपनी श्लीफन योजना के तहत फ्रांस पर हमला करने के लिए तटस्थ बेल्जियम से होकर गुजरने का फैसला किया और ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी दी थी। हाँ, जैसे ही जर्मन सेना ने बेल्जियम में कदम रखा, ब्रिटेन के पास जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। एक स्थानीय बाल्कन संघर्ष अब एक विश्व युद्ध बन चुका था। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन था? क्या हम किसी एक देश पर उंगली उठा सकते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। ये इतिहास के सबसे जटिल सवालों में से एक है। एक नजरिया ये है कि ये किसी एक देश की गलती नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की गलती थी। सिस्टम की गलती? हाँ, अमेरिकी इतिहासकार जॉर्ज कैनन का मानना था कि जैसे ही 1894 में फ्रांस और रूस का गठबंधन बना, युद्ध लगभग तय हो गया था। इस गठबंधन प्रणाली ने यूरोप को 2 ऐसे सशस्त्र खेमों में बांट दिया था जहां कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो ये एक ऐसी मशीन थी जो अपने आप तबाही की ओर बढ़ रही थी। लेकिन एक दूसरा और भी ज्यादा विवादास्पद नजरिया है जो सीधे तौर पर जर्मनी को जिम्मेदार ठहराता है। हाँ, ये जर्मन इतिहासकार फ्रिट्ज फिशर ने 1960 के दशक में पेश किया था। हाँ। उन्होंने जर्मनी के सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद ये तर्क दिया कि जर्मनी ने जानबूझकर युद्ध की योजना बनाई थी। जानबूझकर? उनका मानना था कि जर्मनी यूरोप पर अपना दबदबा कायम करना चाहता था और उसने ऑस्ट्रिया सर्बिया संकट का इस्तेमाल युद्ध छेड़ने के एक बहाने के तौर पे किया। लेकिन ये मानना थोड़ा ज्यादा नहीं है कि एक पूरा देश जानबूझकर इतने बड़े युद्ध की साजिश रचेगा? ये एक जायज सवाल है, लेकिन फिशर के तर्क के पीछे कुछ वजहें थीं। स्रोत बताते हैं कि जर्मनी के अंदर भी बहुत तनाव था। 1912 के चुनावों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जो कि शांतिवादी और सुधारवादी थी। हाँ, इससे जर्मनी के शासक वर्ग, सम्राट, सेना और उद्योगपति को खतरा महसूस होने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने इन अंदरूनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए एक छोटी विजयी लड़ाई का रास्ता चुना। यानी एक बाहरी दुश्मन बनाकर अंदरूनी मतभेदों को खत्म करने की कोशिश। इसके अलावा आर्थिक प्रतिद्वंदिता भी एक बड़ा कारण थी। निश्चित रूप से। कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों का तर्क है कि ये पूंजीवादी देशों के बीच बाजारों और संसाधनों के लिए एक लड़ाई थी। वहीं रूस की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर रूस ने सर्बिया का समर्थन करने के लिए अपनी सेना को लामबंद ना किया होता तो शायद ये युद्ध ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच ही सीमित रह जाता। तो हमने देखा कि पहले विश्व युद्ध की शुरुआत किसी एक घटना या किसी एक देश की गलती का नतीजा नहीं थी। ये दशकों से पनप रहे तनावों, डर और महत्वाकांक्षाओं का एक विस्फोटक मिश्रण था। साम्राज्यवाद की दौड़, राष्ट्रवाद की अंधी भावना, गुप्त सैन्य गठबंधन और एक के बाद एक संकट, इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बना दी थी जहां युद्ध लगभग तय लग रहा था। सराजेवो में हुई हत्या तो बस वो आखिरी चिंगारी थी। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे राष्ट्रों के बीच आपसी अविश्वास और अपनी सुरक्षा के लिए की गई तैयारी ही अक्सर सबसे बड़ी असुरक्षा का कारण बन जाती है। बिल्कुल, हर देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जमा कर रहा था, गठबंधन बना रहा था, लेकिन यही चीजें दूसरे देशों को और ज्यादा डरा रही थी, जिससे एक ऐसा खतरनाक चक्र शुरू हो गया जिसका अंत विनाशी था। सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में वर्साय की संधि का जिक्र है, जिसने युद्ध के बाद औपचारिक रूप से सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी थी।
लेकिन अगर इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, तो क्या हम कभी पूरी तरह समझ सकते हैं कि हारने वालों की क्या मजबूरियां थीं या उनका नजरिया क्या था? क्या इतिहास का एक तरफा नजरिया हमें भविष्य में वैसी ही गलतियां दोहराने से सच में रोक सकता है?